हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज घातांक का हम चौथा भाग लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और कक्षा 7 में जो हमारा चौथा पार्ट है घातांक वाला, तो उसमें आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। पहला टॉपिक क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। ये हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं तब भी आता है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसमें भी दिया हुआ है, तो एक बार रिवीजन करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ये संख्या दी गई है, इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, और हम बड़ी आसानी से उसका उत्तर बता सकते हैं। हमें कोई दिक्कत उसको बताने में नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो गुणात्मक प्रतिलोम है, इसको जब हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, पुलिस की है, बैंक की है, या रेलवे की एग्ज़ाम होती है, या शिक्षक भर्ती होती है, उसमें भी बहुत पूछा जाता है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है या किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। चलो कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक संख्या 2 ली और इसमें हमने किसका गुणा कर दिया? 1/2 का गुणा कर दिया और कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही एक संख्या हमने 7 ली और इसमें 1/7 का गुणा किया, 2 से 2 कट जाता है, यहाँ 7 से 7 कट गया, कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं 3/4 और इसमें हमने 4/3 का गुणा किया, 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 आ जाता है। ऐसे ही हमने एक संख्या a/b ले ली और इसमें गुणा b/a का किया, b से b कटा, a से a कटा, कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि जो संख्या होती है और उस संख्या में उस संख्या का उल्टा या उस संख्या के इनवर्स का अगर हम गुणा करते हैं तो जो गुणनफल है हमारा वो कितना आता है? 1 आता है। 1 का उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो कितना आता है? 1/2 आता है, और इन दोनों का गुणा किया तो 1 आ जाता है। ऐसे ही 7 का जब उल्टा करेंगे तो 1/7 हो जाता है। चलो यहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा, आंसर आ रहे हैं। 3/4 दी गई है संख्या और 3/4 संख्या दी गई है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। गुणा करने पर कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ऐसे ही a/b का उल्टा क्या है? b/a है, और ये क्या है? 1 आ जाता है। तो हमारी जो गुणात्मक प्रतिलोम की जो परिभाषा है उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि 2 संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या हैं? उल्टी हैं, और उनका गुणनफल करने पर क्या आता है? 1 आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर 1 आता है, ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर 1 आता है, तो वो संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम, इनवर्स, रेसिप्रोकल या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो आइए बच्चों परिभाषा लिखते हैं। जब दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है? 1 आता है, तब संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम, ठीक है, इनवर्स भी कह देते हैं इसको, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। और यहाँ से मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो संख्या दी जाती है उसका बस हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, और वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है, व्युत्क्रम आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं और आगे ये समझते हैं कि ये जो हमारा 2 दिया गया है, ठीक है, 2 की घात 1 है, इसको हमने क्या लिख दिया? 2 की घात -1 लिख दिया।
और जब 2 की घात -1 लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1/2। ये नीचे चला जाता है, ठीक है भाई। ये घात क्या है, नीचे है, और जब ये ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। 1/7 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 7, यानी कि वैसे तो 1/7 जो है इसको लिखा जाएगा 7 की घात -1, ठीक है, क्योंकि दिया गया है एक घात है और ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये जो हम व्युत्क्रम निकाल रहे थे, ठीक है, तो जो 2 का व्युत्क्रम था वो क्या था, 2 की घात -1 था। घातांक के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि घातांक के रूप में व्युत्क्रम को या गुणात्मक प्रतिलोम को हम किस प्रकार लिखेंगे। ऐसे ही 3/4 का अगर हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस की घात -1 हो जाता है, यानी कि उसकी घात हम क्या लगा देते हैं, -1 लगा देते हैं। और आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ऋणात्मक घात से ही संबंधित है। तो आइए बच्चों देखते हैं। ऋणात्मक घात, किसी भी संख्या की ऋणात्मक घात से क्या मतलब होता है, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ऋणात्मक घात का अर्थ चलो लिख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा 2 की घात -1, इसका मतलब क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। एक और सवाल हमने लिखा 2 की घात -2, तो इसकी क्या मतलब हो जाता है, 2 की घात 2 हो जाता है। बस नीचे चले जाती हैं घातें। 2 की घात -3 है, इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 की घात 3 हो जाता है, नीचे ऊपर आएगा फिर माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 2 की घात -4 है, तो ये 2 की घात कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। इस प्रकार से हम इसे दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और यहाँ से और इसे अगर आगे करना चाहें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 का 4 बार गुणा करने पर ये तो आपको अच्छे से ही आता है। ऐसे ही एक और सवाल करते हैं हम, जैसे 5 की घात -1 है, कितना आ गया भाई, 1/5 आ जाता है। 5 की घात -2 है, 1/5 की घात 2 आ गया। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लो और एक स्टेप बढ़ा दिया, तो ये आ जाता है हमारा 25। आया समझ में। ऐसे ही आगे देखते हैं, 5 की घात -3 किया, इसका क्या मतलब है, तो अब आप बड़ी तेजी से इस चीज़ को हल कर पा रहे होंगे। तो इसका मतलब होगा 1/5 की घात 3, और 5 की घात 3 आ गई तो 5 का गुणा 3 बार हो गया, ठीक है बच्चों। 5 पंजे 25, पंजे 125 हो गया। ऐसे ही 5 की घात हमने -4 किया, तो 1/5 की घात कितना हो गया, 4 हो जाता है। और 5 की घात 4 हो जाएगा, तो 5 का कितनी बार गुणा होगा बच्चों, 4 बार होगा। और 4 बार होने पर 125 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाता है। आगे देखते हैं, 5 की घात -5 करेंगे, 5 की घात ये 5 हो गया, और इसी प्रकार से 5 का जो गुणा होगा वो कितनी बार होगा, 5 बार होगा। 1 2 3 4 5, तो 625 में सिर्फ हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेते हैं, यही तो बढ़ रहा है आगे बस। तो ये हमारा हो जाएगा 3125। ऐसे ही इस स्टेप को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। 5 की घात 6 कर सकते हैं, 5 की घात 7 कर सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, बाकी और कोई समस्या इसमें नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप इसको राइट डाउन कीजिए, और राइट डाउन करके हम इससे संबंधित 2 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।
एक क्वेश्चन है कि 7 की घात -4। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है हमारा 7 की घात -4, चलो -7। ठीक है, -7 की घात -4 और गुणा -7 की घात कितना दिया गया, 2 दिया गया। इसको हल करिए। एक सवाल और ले लेते हैं और वो सवाल है हमारा -5 की घात -3 गुणा -5 की घात -4। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम देखते हैं आधार हमारा समान है, घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक -4 है, दूसरी क्या है, 2 है, दोनों को जोड़ दिया। -7 की घात कितना आ गया, -2 आ गया। अब इसको हमने नीचे ले लिया, -7 की घात 2, ऊपर प्लस का माइनस का था, नीचे आने पर प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा, -7 का गुणा 2 बार होगा क्योंकि घात 2 है, और 1/, और ये हो जाएगा 7 7 49, और -2 बार आया है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो किस में होगा, धनात्मक में आएगा। अगर घात 3 होती या घात का 5 होती, विषम संख्या में घात होती, तो इसका जो उत्तर है वो सामने हमारा माइनस आता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा ये दिया गया है -5 की घात -3 और -5 की घात -4। ठीक है, कोई नहीं, इसके लिए भी हम वही घातांक वाला नियम अपनाते हैं। -3 और -4 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, -7 आ गया। दोनों माइनस के निशान हैं, दोनों जोड़ जाएंगे, निशान माइनस का आएगा और ये -7 आ जाता है। 1/, -5 की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसके अगला स्टेप क्या होगा, तो देखते हैं बच्चों। अगला स्टेप होगा कि -5 का गुणा कितनी बार होगा, बताओ। 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5 आ जाएगा, 5 के बाद ये 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 घात है तो 7 बार ही इसका गुणा किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा माइनस की घात 7 आ रही है तो इसलिए माइनस आएगा उत्तर में, ये तो हमारा कन्फर्म है, इसलिए माइनस लिख दिया है। अब बस ये 5 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 7 बार करना है, और हमारा उत्तर आ जाएगा। जहाँ तक हम गुणा कर सकते हैं वहाँ कर लेते हैं, फिर बाकी हम करके देख लेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे कितना होता है, 3125 होता है। ठीक है, 3125 पंजे क्या होता है, 15625 होता है, और 15625 पंजे कितना होता है, 78125 होता है। तो इसके लिए आप ऐसा करो, जितनी जितनी संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं वो आपस में कर सकते हो। जैसे ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है, 25 25 का 3 बार कर लो, फिर 5 का कर लेना। तो देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 पंजे 3125, 3125 हो गया। 3125 1 2 3 4 और 5 से आ गया, तो उसका किसका गुणा करना है, 25 से करना है। ठीक है, इसको आसानी से कर लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये गुणा किया हमने, 5 पंजे कितना आ गया, 25 आ जाता है। यहाँ पर 2 हासिल का हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 5 एकम 5, 5 और 1 कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, और 5 तिया 15 आ जाता है। ठीक है, 3125 में 5 का गुणा करते हैं तो 15625 आ जाता है, मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, 2 पंजे कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, और 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 तिया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 5 और 6 कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। यहाँ से 1 आ जाएगी, और 5 और 2 7, और 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, और ये हो जाएगा हमारा 78125, और यहाँ से हमारा उत्तर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और आगे अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। किसी संख्या को मानक रूप में लिखना या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। तब तक आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए।
और आज हमारा घातांक कक्षा 7 में जो पाठ है वो वाला एक्सपोनेंट्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो आज ख़त्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। मानक रूप या जिसे हम कहते हैं या वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, क्या होता है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, देखते हैं, 1 बाय 1 करके समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ संख्याएं हमारे सामने दी गई होती हैं, ठीक है। अब वो संख्याएं हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे कह दिया कि सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का व्यास, पृथ्वी का व्यास, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, 2,20,00,000, किसी भी देश की जनसंख्या अरबों में होती है, विश्व की जनसंख्या। जब ऐसी संख्याएं जब बहुत बड़ी बड़ी आती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। तो ये वैज्ञानिक रूप या मानक रूप या वैज्ञानिक जो संशोधन है, संकेतन है, वो किस प्रकार से लिखा जाता है, कोशिश करते हैं। छोटी संख्याओं से हम शुरू करेंगे और काफ़ी आगे तक हम फिर बढ़ते जाएंगे। 54,000 हो गया, एक बार और 0 बढ़ा लेते, इतना हो गया। कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं कि जैसे हमारी 0.54 दी गई है, ठीक है, 0.54 दी गई है, 0.0054 दी गई है, 0.00054 दी गई है, 0.00054 दी गई है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। और जब हम अभी क्वेश्चनों को जब हम हल करेंगे तब भी हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो 54 है, ठीक है, 54 है, ये जो 54 है, इसमें हमने क्या किया, 54 में हमने 10 का दे दिया भाग। और गणित में जब किसी का भाग दिया जाता है तो उसी संख्या का गुणा भी किया जाता है, जिससे कि वो संख्या हमारी परिवर्तित न हो, बदले न। अगर एक संख्या का ही गुणा या भाग करेंगे तो बदल जाती है। अब इससे कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार करने से। तो बच्चों गुणा तो हमने कर दिया, एक का भाग भी दे दिया हमने। अब आगे क्या करना है हमको, आगे हमें ये करना है कि 10 का भाग 54 में दे दीजिए। दे दिया, कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा, ठीक है। भाग देते हैं तो कितना आता है, 5.4 आता है, ठीक है। दे के बताएं, चलो आप कहते हो तो हम दे के बता देते हैं। 10 पंजे 50 हो गया, 4 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दी, और 10 चौका कितना होता है, 40 होता है। ये आ गया 5.4, ठीक। आगे देखिए, और ये जो 10 ऊपर वाला था, नीचे वाले से तो दशमलव बदल गया, ऊपर वाला 10 का 10 लिखा जाता है, घात 1 लगा देते हैं। ऐसे ही ये जो 540 है, इसमें हमने क्या किया, ऐसे 5.4 लाना है, तो 5.4 लाना है तो ये 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, 2 अंक पहले। तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और 100 का गुणा करेंगे तो 100 का भाग भी करना पड़ता है भाई। भाग करने से ये तो आ जाएगा हमारा दशमलव 5.4, और ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 2, ठीक। ऐसे ही जब हम इस संख्या को लिखेंगे तो देखो 5.4, 10 की घात 1, 1 दशमलव आया था इधर, है ना, आ रहा है समझ में, बड़ा सरल है वैसे तो। 1 दशमलव इधर आया तो 10 की घात हो गई। जब दशमलव 2 अंक गया तो 10 की 1, और 2 अंक गया तो 10 की घात 2 हो गई। जब 1, 2, 3 दशमलव जा रहा है तो 10 की घात कितनी होगी, बताओ, 10 की घात होगी 3। बिल्कुल आपने सही सोचा है। और ऐसे ही 5.4 गुणा 10 की घात 1, 2, 3 और 4 बस गिनना होता है, बाकी कुछ नहीं करना हमको। ऐसे ही 5.4 गुणा 1, 2, 3, 4 और 5, 10 की घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे ये थोड़ा सा दशमलव इसमें ऑलरेडी दिया गया है। अब इसमें दशमलव ऑलरेडी दिया गया है, तो इस दशमलव को भी हम क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब आगे बढ़ाना चाहेंगे तो किसका गुणा किया जाता है, 10 का गुणा किया जाएगा। 10 का गुणा किया जाएगा तो ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब 10 का जब गुणा कर लिया हमने तो 10 का भाग भी देना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो गुणा किया है इससे आ गया हमारा 5.4। कितना आ गया, 5.4 आ गया। अब नीचे वाला 10 क्या करेगा, नीचे वाला 10 भी रहेगा, लेकिन घात ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। अब ये दशमलव कितने अंक पे लाना है, हमें 2 अंक पर लाना है। ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। गुणा फिर क्या आएगा, 100 आएगा भाई। जब 1 और 2 अंक यहाँ पर लाना है 100 का गुणा होगा। 100 का गुणा तो 100 का भाग, और ये आ जाएगा 5.4 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि ये हमारा 10 की घात 2 में बदलेगा। 100 10 गुणा 10। 1000 वाले को अगर हमें बदलना है, अब आप सिमेट्री पर आ जाइए, सममिति के आधार पर कीजिए। कितने अंक ला रहे हैं आप, ऊपर वाला भूल गए, ठीक है, ये वाला है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम करेंगे तो कितने अंक दशमलव आगे ले जा रहे हैं, 1 2 3 आगे ले जा रहे हैं। ये लो भाई, जब दशमलव इधर लाते हैं तो हमारा गुणा होता है, घात प्लस की आती है, और इधर ला जाने पर घात कितनी आ जाती है, माइनस की आ जाती है। तो 1 2 3 तो 10 की घात -3। एक सवाल और लो, 5 4 है, तो ये 5.4 गुणा 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात -4। ऐसे ही एक सवाल और कर लेते हैं, और ये 5.4 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, -5। 1 2 3 4 और ये 5, 10 की घात -5। तो यहाँ से आपको मानक रूप समझ में आ गया होगा कि मानक रूप किस प्रकार से लिखा जाता है, या वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें 540 था, इसको हमने मानक रूप क्यों नहीं माना, या क्या नाम 0.54 था तो इसको मानक रूप क्यों नहीं माना। तो इसके लिए एक परिभाषा होती है। वो परिभाषा ये है कि पहले संख्या को आप 1 और 10 के बीच में, ठीक है, 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिख लो। इसलिए हमने 5.4 इधर भी लिखा था, 5.4 इधर भी लिखा था, क्योंकि ये 1 और 10 के बीच में शामिल होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 1 और 10 के बीच में लिखेंगे तो 1 को हम शामिल कर सकते हैं, 10 को शामिल नहीं करेंगे मानक रूप लिखने के लिए या वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए। 1 शामिल है, 10 शामिल नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है, उसकी 10 की घात के रूप में लिखना है। किसकी घात के रूप में, गुणा करके 10 की घात के रूप में लिखना। 10 की घात आपकी प्लस भी हो सकती है और 10 की घात आपकी माइनस भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करते हैं 10 की घात में आता है, माइनस में आता है। जब हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करते हैं, सूर्य के द्रव्यमान की बात करते हैं, ये सब प्लस में आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब किसी संख्या को 1 व 10 के बीच में लिखकर 10 की घात के गुणा के रूप में, ठीक है, गुणा के रूप में लिखा जाता है, तो यह मानक रूप कहलाता है। यही मानक रूप कहलाता है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, 10 को शामिल नहीं करना है, 10 तो घात में बदल जाता है। 1 को ले सकते हो आप, कोई संख्या 1.222 करके आ रही तो उसको 1 को ले सकते हो, 1 माना जाएगा, लेकिन 10 माना नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और आगे 1-2 क्वेश्चन और हम हल करते हैं।
इसमें जो मानक रूप है या वैज्ञानिक संकेतन है, तो इसमें मेन चीज जो क्वेश्चन है ना वो तो बड़ा होता है, उसका उत्तर छोटा आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा और आप आसानी से प्रश्नों को अब हल कर सकते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा अभ्यास अभी हम और भी कराएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक प्रश्न लिखते हैं हम यहाँ पर। एक व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। एक वर्ष में वह कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है ग्रहण करने वाली, व्यक्ति द्वारा एक दिन में ग्रहण ऊर्जा जो है कितनी है, 3000 कैलोरी है। कितनी ग्रहण करेगा, इसके साथ साथ वो ये कहता है मानक रूप में लिखिए। किसमें लिखिए, मानक रूप में लिखिए। मानक रूप वाला ही टॉपिक चल रहा है, तो मानक रूप से ही मतलब है इसमें। एक दिन में ग्रहण ऊर्जा कितनी है, 3000 कैलोरी है। अब एक वर्ष की बात करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। 365 का गुणा कर देंगे, एक दिन का दिया हुआ है, 365 का निकालना, गुणा कर देंगे। ये तीनों जीरो तो आ ही जाएंगी, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 18 और 1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से लगे 1, 3 6 18, 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10, इतना आ गया। अब मानक रूप में लिख दो इसको, किसमें लिख दो, मानक रूप में लिख दो। 1.095 गुणा, कितना गुणा, 3 जीरो तो पहले से थी, 1 2 3 दशमलव और आ गया, तो 10 की घात कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, 10 की घात 6 आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और आगे अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। किसी दिन, ठीक है, किसी दिन कोई भी भाषा आ सकती है, भाषा से हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। किसी दिन किसी देश की जनसंख्या, किसी दिन किसी देश का नाम भी दे सकता है। ठीक है, किसी दिन किसी देश जनसंख्या की जो गणना आती है तो उसके आधार पर बता रहा है। किसी दिन किसी देश की जनसंख्या इतनी है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो जो जनसंख्या है पहले उसे देख लो, वो जनसंख्या क्या दी गई है। तो जनसंख्या आपकी दी गई है, 1 के आगे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 845 है। ठीक है, 1 2 3 4 845। ठीक, अब इसे हमें किस में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो 1.0000845 गुणा 10 की घात 1 2 3
4 5 6 और 7, तो 10 की घात कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे पास आती हैं, तो हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखने में कोई असुविधा नहीं होती है, बड़ी आसानी से हम लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं और इसके बाद हम अपना ये टॉपिक एंड करेंगे और घातांक वाला टॉपिक हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। ठीक है, पहला प्रश्न। और एक प्रश्न ये है कि सामान्य संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है बेटा, सामान्य संख्या के रूप में लिखिए। ठीक, तो संख्या यहाँ पर हमारे लिए दी गई है। पहली संख्या मान लो 3600 दी गई है। एक संख्या हमारे लिए 2 करोड़ 20 लाख दी गई है। ठीक है, ऐसे ही एक संख्या हमारे लिए 45 दी गई है और ऐसे ही एक संख्या हमारे लिए इस प्रकार दी गई है। दशमलव वाली कुछ पॉजिटिव धनात्मक घातों में आएंगे और कुछ हमारी नकारात्मक घातों में भी आनी चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 2.1 गुणा 10 की घात 3। एक हमारा दिया गया है 2.5 गुणा 10 की घात -3 और एक प्रश्न हमारे लिए दिया गया है 4.5 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, तो इससे हमें बनानी है संख्या और इधर से बनाना हमें मानक रूप। तो जब मानक रूप की बात आती है तो 1 से 10 के बीच में 10 शामिल नहीं है, 1 शामिल हो सकता है। कितनी घात आएगी? 1 2 3 घात आ जाएगी। 2 करोड़ 20 लाख है, पहले इसको लिख लो 2 करोड़ 20 लाख को, ये लो, ये लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। चेक कर लेते हैं कि 2 करोड़ 20 लाख ही लिखा गया है या कुछ और लिखा गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख ही लिखा गया है। अब क्या करना है? 2.2 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। अब तो आप मिनटों में लिखना सीख गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 की घात 7। अच्छा, ये आ गया हमारा 3.5। कितना आगे जा रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 जा रहे हैं, तो 10 की घात -5। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ये आपका 2.1 है, तो 1 0 तो ये दशमलव खा लेता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। पता लगे 3 0 आप लगा दो, है ना? 3 0 नहीं लगानी, 1 0 तो एक दशमलव नहीं खा ली, 21 लिख दिया। 3 0 थी, अब कितनी बची? 2 0 बची। ठीक है, आगे लिखो 2.5 था। ठीक है, अब 2.5 में एक दशमलव इधर आएगा तो 1 0 गई और क्या होगा? 2 0 और लग जाएंगी, यानी कि 3 दशमलव इधर जाएगा वो, तो 1 गया और 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 3 दशमलव हो गया। 4.5 है तो ये भी आप लिख सकते हो 45। 1 0 गई भाई 45 लिखते ही, 4.5 था और 45 हमने लिख दिया, 1 0 इसमें से कम हो गई, तो बची कितनी? 4। 1 2 3 4 और इसके आगे आप सवालों को हल कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना ही होगा। 12 जनवरी उनका क्या होता है? जन्म दिवस होता है। 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे महान थे हमारे स्वामी विवेकानंद। एक बार अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद वहाँ गए थे
और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपने सादा सिंपल कपड़ों में गेरुआ रंग के वस्त्र थे और वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर सारे लोग विदेशों में सब सूट वूट पहन के आए थे और ऐसे कह रहे थे लोग कि भारत से जो लोग आए हैं पता नहीं कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है उनका, कैसे आ जाते हैं। और धीरे धीरे सबको टाइम दिया गया। भारत का नंबर आया कि भारत से स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट कर रहे हैं विश्व धर्म सम्मेलन को, और उनके लिए जो टॉपिक दिया गया वो टॉपिक दिया गया था शून्य का, और समय दिया गया था 2 मिनट का कि 2 मिनट में ये अपना कर लेंगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद मंच पर खड़े हुए, बोलना शुरू किया, तो उन्होंने केवल 5 शब्द बोले थे। 5 शब्द, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतनी ओजस्वी वाणी और इतनी वसुधैव कुटुंबकम वाली धारणा, इसको देखकर पूरा विश्व जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ था इतना आश्चर्य से भर गया और सारे लोग तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से वो पूरा जो सदन था, जितने भी वहाँ पर लोग थे, और वो पूरी तरीके से गूंजने लगा। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरा भारत का भ्रमण भी किया था। तो उन्होंने ये जाना था कि हमारे देश में वंचित वर्ग हैं, निर्धन वर्ग हैं, उनको बहुत मदद करने की आवश्यकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ये मानते थे कि जैसे हम मान लीजिए कि संत हैं, तो संत से मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ दें, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज के जो लेक्चर था उसको बंद करता हूँ। आगे हम कंटिन्यू फिर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।